Hello everyone, I am Monali. Welcome to the most exclusive talk show of our channel InView. As we all know, International Women's Day is round the corner. Every year 8th of March को हमारा वर्ल्ड इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करता है उन हर महिलाओं के पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक अचीवमेंट्स को ऑनर करने के लिए। तो इसी उपलक्ष्य में आज हम मिसेस एकता अग्रवाल, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर पन्ना, जो कि MPPSC 2016 बैच से सिलेक्टेड हैं, आज हम उनके साथ मुलाकात करेंगे। उनकी एक बहुत ही एस्पायरिंग जर्नी रही है। उनकी ये जर्नी, उनका संघर्ष उस हर महिला के लिए एक प्रेरणा के रूप में स्थापित होगा जिस महिला ने अपनी लाइफ में किसी प्रकार के फेलियर्स को फेस किया है। इसके साथ ही वो हर एक सिविल सर्विसेज का एस्पिरेंट, जो कि बहुत सारे अटेम्प्ट्स देने के बाद भी एग्ज़ाम्स के कुछ स्टेजेस को क्लियर नहीं कर पाता है और अंत में वो हताश हो जाता है या डीमोटिवेट हो जाता है, जिसके कारण वो अपनी जर्नी को ड्रॉप करने के बारे में विचार कर लेता है। तो उन सभी सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स के लिए और उन सभी महिलाओं के लिए आज हम इस वीडियो को लेकर आए हैं। A very warm welcome to our talk show, ma'am. And first of all, a very happy Women's Day to you. Thank you, Monali. Same to you. Thank you, ma'am. मैम, MPPSC से कब आपका सिलेक्शन हुआ और उसके बाद आप कौन कौन से पोस्ट्स में रही, ये आप हमारे व्यूअर्स को बताइए। मोनाली, मैंने 2016 PSC से मैंने सिलेक्शन लिया है CMO की पोस्ट पर, और फर्स्ट पोस्टिंग कटनी में थी 2017 में। देन 2019 में मैं ट्रांसफ़र होकर के नगर निगम जबलपुर एज असिस्टेंट कमिश्नर आई हूँ, और अभी मेरी पोस्टिंग CMO पन्ना अभी लास्ट मंथ ही मैंने ज्वाइन किया है। ओके, थैंक यू मैम। तो ये तो हुई मैम के सिलेक्शन के बाद की कहानी। आइए अब हम जानते हैं मैम के सिलेक्शन के पहले के सफ़र को। तो मैम, आप बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका क्या रहा है? मोनाली, मैं बिलोंग करती हूँ अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ में है अभी आजकल ये। ओके। वहाँ एक छोटा सा शहर है ये, और अभी तो काफ़ी नाम है अंबिकापुर का। मैंने इकोनॉमिक्स में MA किया था होली क्रॉस वुमेंस कॉलेज 2000 में। 2000 में मैम आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। तो मैम 2000 में पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद आपने 2016 में सिलेक्शन लिया। तो मैम, ये इतना लंबा गैप, मतलब इसके पीछे के कुछ पर्टिकुलर रीजंस रहे होंगे? हाँ, डेफिनेटली। जैसा एक तुम भी लड़की हो, मैं भी लड़की हूँ, तो जो इंडियन एक ट्रेडिशनल फैमिली में जैसा रहता है कि लड़कियों का एक फिक्स रहता है कि एक टारगेट, ये पढ़ाई कंप्लीट करो और शादी करके ससुराल चले जाओ, तो बस वही हुआ था। 2003 में शादी हुई थी मेरी, और 2003 में शादी होने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स मैंने फेस की, और उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे जॉब में आना चाहिए। फिर मैंने PSC की तरफ सोचा और मैंने प्रिपरेशन शुरू करी। 2014 से मैंने तैयारियां शुरू करी थी। और वेरी फर्स्ट प्री मेरा निकल गया था, पहला प्रीलिम्स निकला था, और मैंने पहली बार में ही मैंने मेंस लिखा था। मैम, सिविल सर्विसेज ही पर्टिकुलरली आपने करियर के रूप में क्यों चुना? जैसे कि हम सभी जानते हैं कि महिला दिवस के उपलक्ष्य में हम बात कर रहे हैं, तो आज की ये बहुत बड़ी नीड है कि हर महिला, हर एक लड़की अपनी स्वतंत्र आइडेंटिटी के लिए फ़ाइट करती है। वो अपना खुद का नाम, एक अपनी खुद की पहचान की तलाश में रहती है। तो मैम, ऐसे कौन से रीज़न्स थे जिन्होंने आपको सिविल सर्विसेज की ओर अग्रसर किया? ऐसे कोई पर्टिकुलर रीजन्स नहीं थे। मुझे बस इस्टेब्लिश होना था, और मुझे इंडिपेंडेंट होना था, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना था। मैं हूँ, मेरा साथ में बेटा है, तो उसकी अच्छी परवरिश थी। तो मेरी फैमिली के लोगों ने मुझे कहा कि तुम कोचिंग ज्वाइन कर लो, PSC ट्राई करो। तो जस्ट क्योंकि मैं बहुत लंबा गैप हो गया था, बिल्कुल मैं जैसे कुएं की मेंढक की तरह थी उस समय, मैं बाहर निकल के आई थी। तो घर वालों ने कहा, फैमिली ने कहा, मेरे बड़े भैया, उन्होंने मुझे कहा कि तुम करो। तो मैंने कोचिंग थी छोटी सी, वो मैंने ज्वाइन कर ली थी। मैं रोज़ शाम को जाती थी, और मुझे कुछ नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। सोचा था कि एक बार दे के देखती हूँ, अगर हो जाएगा तो कंटिन्यू करूँगी, नहीं तो फिर कोई और फील्ड में ट्राई करूँगी। और बाई लक की वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट ही मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया था।
ओके मैम, जैसा कि हमारे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैम एस्पिरेंट्स का एक बहुत बड़ा डाउट होता है, कई बार स्टूडेंट्स 3-4 अटेम्प्ट्स देने के बाद भी क्लियर नहीं कर पाते और अंततः उनका जो मनोबल है वो टूटने लगता है। तो उनके सामने 2 चॉइसेस आकर खड़ी हो जाती हैं कि हमने इतने साल दिए हैं ऑलरेडी, चाहे हम पीएससी की बात करें चाहे हम यूपीएससी की बात करें, तो उनके सामने ये प्रश्न उठकर आता है कि क्या हमें आगे के साल भी पीएससी या यूपीएससी के प्रिपरेशन को देना चाहिए या हमें अपनी स्ट्रीम को चेंज कर लेना चाहिए। तो मैम आपका क्या सजेशन है एस्पिरेंट्स को? देखो मोनाली, मैं अपने जो मेरा पर्सनल अनुभव है मैं उसके आधार पे बता रही हूँ। आप वो लाइन चूज़ करो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, आपको वो लाइन चूज़ करनी चाहिए जिसमें आप फोकस कर पा रहे हैं। जस्ट एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं इसको मान के चलना चाहिए, आपका पूरा करियर है, आपकी पूरी लाइफ डिपेंड करती है। तो एक सिर्फ एक करियर या एक कंपटीशन एग्ज़ाम या एक गवर्नमेंट जॉब ये सोच करके आपको उस पर नहीं फोकस करना चाहिए। आप अपनी रुचि देखो और उसके बाद अपनी क्षमताएं आपको आंकनी होंगी। सफलताओं से डर के अगर पीछे हट रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने भी लगातार एग्ज़ाम दिए हैं, मैंने MPPSC भी दिए हैं और चूँकि मैं छत्तीसगढ़ मेरा नेटिव है तो मैंने वहाँ के भी PSC दिए हैं। पैरेलल मैंने एग्ज़ाम दिए हैं और एक एग्ज़ाम जो मेरा क्लियर हुआ MPPSC ही क्लियर हुआ। बहुत सारे अलग अलग फील्ड में अलग अलग कंपटीशन एग्ज़ाम्स मैंने दिए हैं। तो पीछे नहीं हटना चाहिए, लगातार कंटिन्यूटी बनाए रखें, ब्रेक नहीं करना है कि आपका एक एग्ज़ाम निकल गया है तो आप ब्रेक कर दो, नहीं, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है आप ब्रेक मत करो, कंटिन्यूटी बनाए रखो। मैम निश्चित रूप से कई सारे मोमेंट्स ऐसे आए होंगे जहां आपको लगा होगा कि मुझे ड्रॉप कर देना चाहिए, मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो मैम उस मोमेंट्स पे आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करती थी? मेरी लाइफ में ऐसा कोई मोमेंट नहीं आया जब मुझे लगा कि मैं ड्रॉप कर लूँ। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं पीछे वापस लौट के आ जाऊँ, मुझे अपने आप को प्रूव करना था, तो मैं पीछे नहीं हटी। मैंने PSC की प्रिपरेशन के साथ साथ मैंने B.Ed भी किया। मेरा कॉलेज का टाइम सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक का होता था, तो वो भी मैंने रेगुलर किया है। उसके बाद मैम आप टाइम देते थे पढ़ाई? बिल्कुल, और उसके बाद B.Ed कंप्लीट करने के बाद मैंने 1 साल कॉलेज में पढ़ाया भी है। मैम जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पहले आप असिस्टेंट कमिश्नर जबलपुर नगर निगम के पद पर थी और हाल ही में आपका ट्रांसफ़र चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर पन्ना के रूप में हुआ है। तो मैम यहाँ एज अ CMO पन्ना आपके ऊपर कुछ डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई होंगी, तो बेसिकली दोनों पोस्ट्स में आपको क्या क्या डिफरेंसेस फील हुए और इस न्यू पोस्ट में आपको कौन कौन से चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है? एज अ असिस्टेंट कमिश्नर हम काम करते हैं कमिश्नर सर के अंडर में, तो हमें क्या प्रेशर नहीं झेलना पड़ता, हमारे पास सिर्फ काम होता है, दबाव नहीं होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती हमको। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है कमिश्नर सर की होती है, हम उनके बिहाफ में काम करते हैं, तो हम एक भरोसा बन जाता है तो हम इजीली काम कर लेते हैं। और एज अ CMO मैं काम कर रही हूँ तो वहाँ चैलेंजेस अलग हैं, वहाँ सभी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, अच्छा होगा तो क्रेडिट भी एज अ CMO मुझे मिलेगा, अगर कोई चीज़ें अगर बिगड़ रही हैं या कोई चैलेंजेस हैं तो उनका डायरेक्ट मुझे सामना करना होगा। तो अंतर तो बहुत है, परेशानी ज़रूर एज अ CMO ज़्यादा है। मैम डे टू डे लाइफ में कौन कौन सी ड्यूटीज़ होती हैं CMO की? पब्लिक से जुड़ी हुई हर एक ड्यूटी हमारी है, जो चूँकि ये पब्लिक सर्विसेज से जुड़ी हुई जॉब है। वाटर सप्लाई करना, सफाई, डेली रूटीन की सफाई है, स्ट्रीट लाइट्स हैं, सड़कें वगैरह हैं, उनका मेंटेनेंस करना, जो नगर पालिका के गार्डन हैं वो सारी चीज़ें मेंटेन करना। बेसिकली जो पब्लिक को जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट मिलता है वो सब जो नगर पालिका या अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं या नगर पालिका या नगर निगम वो प्रोवाइड कराता है। तो सीधे सीधे जो पब्लिक से जुड़ी हुई जॉब है ये, और एक तरह से अच्छा भी है कि हमें पब्लिक की हेल्प करने को मिलता है, उन तक गवर्नमेंट की स्कीम का फ़ायदा पहुंचाने का मौका मिलता है, लोगों की मदद करने का मौका मिलता है। चैलेंजेस तो हैं फिर भी। तो मैम जैसे स्टूडेंट्स जब सिलेक्ट होकर CMO के पद पर जाएंगे तो निश्चित रूप से उनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा,
और मैम एज अ फीमेल सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि एक फ़ीमेल को पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बहुत एफिशिएंट वे में बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो मैम आप वुमेंस डे के उपलक्ष्य में आप कौन सी एडवाइस देना चाहेंगी या आप किस प्रकार से पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करती हैं? बहुत टफ क्वेश्चन है। और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ आजकल के जॉब सिनेरियो में अलग अलग तो रह नहीं गई है। बहुत सारा ऐसा समय, बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जब काफ़ी लंबा टाइम देना पड़ता है। सुबह 6 बजे से या रात को 11-12 भी बजते हैं, कभी कभी 2-2:30 भी बज जाते हैं। इस तरह की सिचुएशन भी आती हैं। तो क्योंकि मैं सिंगल मदर हूँ तो मुझे बेटे को कभी साथ भी रखना पड़ता है या किसी के भरोसे भी छोड़ना पड़ता है, अकेले भी छोड़ना पड़ता है। तो थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन चूँकि हम पब्लिक से सीधे जुड़े हुए हैं तो हम अवॉइड नहीं कर सकते अपनी ड्यूटीज़ को। As we all know, MPPSC 2019 interviews are around the corner. So मैम, जो भी एस्पिरेंट्स इंटरव्यू को इस बार फेस कर रहे हैं उनके मन में काफ़ी सारे डाउट्स, काफ़ी सारे क्वेश्चंस रहते हैं। बेसिकली काफ़ी सारे स्टूडेंट्स नर्वसनेस फेस करने लगते हैं। इसके अलावा कई बार पैनल मेंबर्स द्वारा क्वेश्चंस की बॉम्बार्डिंग की जाती है। तो आप अपने साइड से कौन से सजेशंस एस्पिरेंट्स को देना चाहेंगी? मेरे साइड से जो सभी प्रतिभागी जो इंटरव्यू में शामिल हो रहे हैं उनको यही सजेशन है, बहुत आराम से प्रश्नों को सुने, आराम से उसके जवाब दें। जो आता है उसी का उत्तर दें और जो नहीं आता है उसके लिए सॉरी सर मुझे ये नहीं पता है ऐसा बोल के और आगे बढ़ जाना चाहिए। गलत उत्तर देने की कोशिश नहीं करना चाहिए और ना ही नर्वस होना चाहिए। बहुत आराम से फेस करें, क्योंकि इंटरव्यू में ये देखा जाता है कि आप उस पद पे आने के लिए सक्षम हैं या नहीं है, आपकी कितनी सहन शक्ति है, आपकी क्षमताएं कितनी हैं, वो देखते हैं। तो मैम आप इस ओकेशन पे महिलाओं को अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगी? मेरा सभी महिलाओं को, सभी लड़कियों को यही मैसेज है कि अपना ताज खुद खरीदने की हैसियत बनाओ ताकि इज्जत के लिए किसी का मोहताज ना होना पड़े। वेरी वेल सेड मैम, थैंक यू सो मच। आई होप आपको आज का वीडियो इंस्पायरिंग लगा हो। लास्ट में मैं कुछ पंक्तियाँ बोलना चाहूँगी। नारी प्रीत में राधा बने, गृहस्थी में बने जानकी, काली बनकर शीश काटे जब बात हो सम्मान की। थैंक यू।